23 मई 2023 की ये बात है। कुराबली एक इलाका है और उसी इलाके के जो एसडीएम साहब होते हैं, साथ ही सीओ और कोतवाल, तीनों ही अपनी अपनी वाहन से अपनी अपनी जीप से पुलिस बल के साथ निकले थे और वो एक नाम की तलाश कर रहे थे। नाम था राजेश तिवारी, काम था दर्जी का। बस एक सिपाही ने पूछा कि ये दर्जी राजेश तिवारी कहाँ रहता है। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि जी आगे वाली गली में है। इसी तरह से वो ऑफिसरों का जो झुंड था वो लगातार आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि ऑफिसर वहाँ पहुँच पाते, ये खबर पहले ही फ़ोन के माध्यम से पहुँच जाती है कि तुम्हारी तरफ पुलिस और प्रशासन दोनों ही आ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी बात हो गई है। जैसे ही उस दर्जी ने ये बात सुनी, दर्जी थर थर काँपने लगता है। बेहद गरीब इंसान, बस 2 वक्त की रोटी भी किसी तरह से मैसर हो रही थी। और उस व्यक्ति को जब ये पता चलता है कि उसकी तलाश में पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो वो थर थर काँपने लगता है और आराम से जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। इसी बीच में एसडीएम साहब आते हैं और एसडीएम साहब जैसे वहाँ पर जाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम राजेश तिवारी है। वो व्यक्ति खड़ा होकर थर थर काँप रहा था, हाथ जोड़ते हुए कहता है कि साहब हाँ, मेरा ही नाम राजेश तिवारी है, लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई है, कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। जैसे ही उस एसडीएम के सामने उस दर्जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए ये बात कही, तो एसडीएम साहब कहते हैं अब आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि हम आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वो ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का जो डिब्बा है वो लेके आओ। ड्राइवर फूलों का गुलदस्ता लेके आता है। अब सीओ का भी ड्राइवर हो या कोतवाल का ड्राइवर हो, सबके सब वो फूलों के गुलदस्ते और मिठाई के डिब्बे लाकर उस दर्जी के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि अब आपको सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब भविष्य में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको आपके बेटे की वजह से लोग सैल्यूट करते रहेंगे, वो भी लाखों में नहीं, जहाँ जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक। ये बात सुनने के बाद उस दर्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे बेटे ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो बड़े बड़े अधिकारी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर मीडिया वालों का जमघट लग जाता है, तांता लग जाता है, ये कहानी जानने के लिए कि आखिरकार उस दर्जी के बेटे की कहानी क्या है। आज कहानी उसी दर्जी के बेटे की है जिसने इतिहास रच दिया, जिसने पूरे भारतवर्ष में 2nd रैंक प्राप्त करके ये दिखा दिया कि जो प्रतिभा होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मैनपुरी और उसी का एक कस्बा लगता है कुराबली। दरअसल कुराबली कस्बे का एक इलाका है धरनाजपुर और यहीं की ये सच्ची कहानी है। दरअसल एक दर्जी है और दर्जी के 3 बेटे हैं। 3 बेटों में एक उसकी साथ बेटी भी है, यानी कि 4 उसके बच्चे हैं। एक जो बेटा है उसका दूसरे नंबर का, उसका नाम है सूरज तिवारी। दरअसल सूरज तिवारी ने 11वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड से वो पढ़ रहा था। 12वीं क्लास के जब एग्ज़ाम होते हैं तो सीबीएसई बोर्ड की वजह से वो पढ़ने में इतना ज़्यादा होशियार नहीं होता है और फेल हो जाता है। इसलिए उसने कुछ ना कुछ आगे करने की सोची ही थी। सोचा कि सीबीएसई बोर्ड से तो मैं पास हो नहीं पाऊँगा, इसलिए यूपी बोर्ड से ही एग्ज़ाम देता हूँ। और यूपी बोर्ड से अगले साल एग्ज़ाम देता है, साल 2014 में, और वो पास हो जाता है। लेकिन आगे करे तो क्या करे, वो जाति से ब्राह्मण होता है, इसलिए उसने पंडिताई का काम सीख लिया और वो सोचने लगा कि क्यों ब्याह शादी में जो पंडिताई का काम होता है, किसी की शादी कराना या फिर कहीं ना कहीं पूजा पाठ कराना, इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता रहेगा। बड़ा भाई होता है उसका, वो भी ज़्यादा होशियार नहीं था पढ़ने लिखने में। छोटा भाई होता है, वो भी ऐसी सामान्य था। माता पिता थे वो बेहद गरीब होते हैं। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए वो यहाँ से बम्बई चला जाता है। बम्बई कुछ दिन रुकता है, बम्बई से वापस आता है और वापस आने के बाद दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी उससे मिल जाती है। पहले दिल्ली में नौकरी करता है, बाद में वो नोएडा में नौकरी करने लगता है। दरअसल बात कर रहा हूँ 28 जनवरी 2017 की शाम को, जब वो ड्यूटी से घर अपने कमरे पर वापस आया तो घर के लिए उसने बहुत सारा सामान ख़रीदा, मिठाइयाँ ख़रीदी और वो अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ा आतुर हो रहा था। अगली सुबह 29 जनवरी 2017 की सुबह की बात है, 6:30 बजे नहा धोकर तैयार हो जाता है। खुशी के मारे वो फूला नहीं समा रहा था क्योंकि आज उसे घर जाना था। दिल्ली से चलकर अलीगढ़ की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में वो बैठ जाता है और जैसे ही वो ट्रेन चलने लगती है तो दादरी रेलवे स्टेशन से अभी ट्रेन निकली ही थी, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर बेहिसाब भीड़ हो रही थी, लोगों को पैर रखने की भी जगह मैसर नहीं हो पा रही थी। इसलिए सूरज तिवारी बिल्कुल मेन गेट के पास में खड़ा हो जाता है और वो इंतज़ार कर रहा था कि बस ये सफ़र जितनी जल्दी पूरा हो सकेगा, उसके बाद वो अपने माँ बाप से मुलाकात करेगा। सैलरी मिली थी, बड़ा खुश था, लेकिन ये नहीं जानता था कि कुछ होने वाला है। दरअसल जैसे ही दादरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलती है, किसी ने उसको ज़ोर का धक्का दे दिया और चलती ट्रेन से वो लड़का गिर जाता है। और जैसे ही वो लड़का गिर जाता है, ट्रेन आगे चली जाती है
अब कई दिन बीत जाते हैं, उस लड़के की आंख खुलती हैं दिल्ली के एम्स में। पूरा का पूरा कमरा सफ़ेद हो रहा था, कभी चादर से तो कहीं रंगाई पुताई की वजह से। जिस पर लेटा था वो भी चादर सफ़ेद होती है, और इसी बीच में एक सफ़ेद कोट पहने हुए एक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं आपका डॉक्टर हूँ। जैसे ही उस लड़के की तरफ देखते हैं, उस सूरज तिवारी की आंखें ही चल रही थीं। आंखों से वो देख रहा था, कानों से सुन रहा था, बाकी शरीर का जो हिस्सा था उसे पता नहीं चल पा रहा था कि शरीर का हिस्सा काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपको मालूम है आपके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था? वो कहता है कि सर हाँ, मैं ट्रेन से गिर गया था। वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैंने आपके जो एक हाथ है ना, लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला उल्टा हाथ है, मैंने इसकी 2 उंगलियां काट दी हैं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। अब आपकी सिर्फ 3 उंगलियां ये वाली हैं, और ये वाली जो 2 उंगलियां हैं वो कट चुकी हैं। जैसे ही उस सूरज तिवारी ने ये बात सुनी, सूरज तिवारी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, हल्की सी आंखों में आंसू आते हैं। कहता है कि सर कोई बात नहीं है, मैं इन 2 उंगलियों के बिना भी जी लूँगा, और आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही सूरज तिवारी ने ये बात कही, डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक और डॉक्टर होते हैं, वो कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? बहुत सारे सवाल थे। ऐसे सवाल करते करते बातचीत में जब उन्होंने सवालों के जवाब कर रहे थे, वो बोल ही पा रहा था, या सुन पा रहा था, या देख पा रहा था, बाकी शरीर के जो बाकी हिस्सा था, मूवमेंट, वो कर ही नहीं रहा था। तभी कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। दरअसल मेरी वजह से तुम्हारा एक हाथ कट चुका है, कि अगर हम तुम्हारा हाथ नहीं काटते तो शायद तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती थी। यानी कि जो सीधा हाथ था, वो सीधा हाथ यहाँ से काटा गया था, और एक हाथ यहाँ से, और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां काटी जा चुकी थीं। वो लड़का अब रोने लगता है, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या। इसी बीच में जो दूसरा डॉक्टर आता है, डॉक्टर ने अपने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालने के बाद मोटिवेट करने वाली कुछ वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। कहा बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखो कितने लोग हैं दुनिया में जो ऐसे जीते हैं, वैसे जीते हैं, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है। ये इस तरह की बातें कर रहे थे, और उस लड़के की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर अपनी बात कह के चला जाता है, और उस लड़के को लग रहा था पता नहीं किस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ और उसके दूसरे हाथ की उंगलियां चल रही थीं। वो सोच रहा था कि आखिरकार मैं कैसे जीऊँगा, क्या आगे करूँगा। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद 2 डॉक्टर एक साथ आते हैं, और एक साथ आने के बाद वो कहते हैं कि तुम ठीक हो और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जैसी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, दोनों डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे जो पैरों की ड्रेसिंग करनी है, पट्टियाँ करनी हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? जब पट्टी करते करते कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारे दोनों पैरों को काट दिया है, यदि हम तुम्हारे दोनों पैरों को नहीं काटते तो शायद तुम बच नहीं पाते। यानी कि धड़ से नीचे उस लड़के के दोनों पैर काट दिए जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो फूट फूट कर, ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगता है। और रोने इसलिए लगता है क्योंकि अब उसके पास वो जिएगा कैसे, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सोच सोच कर परेशान था। डॉक्टर भी चले जाते हैं। अब ये रोज़ का हिस्सा बन जाता है। जब जब उस लड़के की पट्टी हुआ करती थी, तब तब उसे असहनीय दर्द होता था, और वो उस दर्द के सहारे बहुत रोता था। इसी तरह से करते करते 4 महीने का समय उस बेड पर, उस कमरे में निकल जाता है। तब जाकर जब उसकी पट्टियाँ सूखने, मतलब जख्म जो सूखने लगते हैं, फिर वो चला जाता है, और किसी तरकीब से एक ऐसी व्हील चेयर का इंतज़ाम उसके लिए किया जाता है जिस पर बैठ के आराम से वो चल सके। यानी कि कोई ना कोई उसको धक्का देता था और वो चलता था। जब ये वक्त बीत रहा था, तभी अप्रैल का महीना था, यानी कि अप्रैल 2017 की ये बात है। सूरज अपने पापा के साथ एक उसी एम्स में, जो दिल्ली का एम्स मेडिकल कॉलेज है, उसमें दवाई लेने के लिए आया था। और दवा लेने के लिए जब आया था तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। पास में उसके पापा खड़े हुए थे, जो कि पेशे से दर्जी होते हैं। देखने में बेहद गरीब आदमी। वो लड़का चेयर पे बैठा हुआ है, अपने पापा से हंस हंस के बातें कर रहा था, हंस रहा था। बातचीत को, इसी सिलसिले को एक लड़का जो कि JNU में पढ़ता है, जिसका नाम प्रकाश होता है, प्रकाश इस बात को देख रहा था कि एक लड़के का ना सीधा हाथ है, ना दोनों पैर हैं, साथ ही जो लेफ़्ट हैंड वाला हाथ है उसमें भी 2 उंगलियां नहीं हैं, और फिर भी वो इतना मुस्कुरा रहा है, इतने हंस के बात कर रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ही ना हो। तभी वो प्रकाश उस लड़के के, यानी कि सूरज तिवारी के पास पहुंचता है। सूरज तिवारी से कहता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं JNU का स्टूडेंट हूं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? वो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ जी, बिल्कुल बात कर लीजिए। वो पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या तुम अपने हादसे के बारे में बताओगे? तभी वो हादसे के बारे में बताना शुरू कर देता है। तफसील से जब बता रहा था, तभी प्रकाश कहता है कि आगे की ज़िंदगी जीना चाहते हो? वो लड़का कहता है कि क्या करना होगा? उसने कहा कि मेरे साथ आपको चलना होगा। यानी कि वो लड़का जो JNU में स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट उसको अपने साथ उसके पिताजी की सहमति के बाद सीधा JNU, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आता है।
पूरा कैंपस घुमाता है और पूरा कैंपस घुमाने के बाद एक एनजीओ से संपर्क करने के बाद उसके लिए एक ऐसी व्हील चेयर का इंतज़ाम करता है, जो व्हील चेयर उसकी जो 3 उंगलियां बची थीं ये वाली, इन 3 उंगलियों के सहारे वो मशीन चल सके, यानी कि अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो, वो खुद से जा सके, कहीं भी घूम सके, कहीं भी आ जा सके। जैसे ही प्रकाश ने उसको यह बात बताई, प्रकाश ने कहा कि अगर तुम मेहनत करो, मेहनत करने के बाद तुम्हें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पास करना होगा, यदि तुमने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर दिया तो तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यानी कि मई 2017 में उस लड़के का एग्ज़ाम होना था, उसके लिए उसे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं उसका सिलेक्शन करना था। पहला एग्ज़ाम दिया लेकिन वो पास नहीं हो पाता है, उसे लगता है कि शायद ज़िंदगी तो पहले ही धोखा दे चुकी है, और एग्ज़ाम का अवसर भी मिला था लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, यानी कि फ़ेल हो चुका है। फिर लेकिन किस्मत उसकी और भी ज़्यादा शायद धनी थी और उसने फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है, और 3 महीने बाद ही सूचना मिलती है कि दिसंबर 2017 को फिर से एग्ज़ाम होना है। पहला एग्ज़ाम जिसका मई में होता है, उस एग्ज़ाम के बाद वो घर चला जाता है। घर जाता है 20 मई 2017 को अपने परिवार के साथ। हर 5 दिन बाद उसे एक ऐसी भयानक सूचना मिलती है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उसका बड़ा भैया होता है, उसका रोड एक्सीडेंट होता है और बड़े भैया की मौत हो जाती है। तब लोग वो भी टूटने लगता है और लोग कहने लगते हैं कि जिसके हाथ पैर नहीं थे, कम से कम इसी को ही भगवान उठा लेता, कम से कम चलते हाथ पैर वाला लड़का था, अच्छा खासा ठीक ठाक था, इसे क्यों उठाया। ये बात सुनकर सूरज तिवारी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, अजीब लगता है, लेकिन सूरज तिवारी ने कहा कि अब यहाँ से चलना होगा, अब मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है, और उसे एक बार जेएनयू में फिर से प्रवेश परीक्षा का अवसर मिलता है। संभवतः ये बताया जाता है कि साल 2017 में पहली बार 2 बार प्रवेश परीक्षा हुई थी, और दूसरी बार जो प्रवेश परीक्षा होती है तो उस प्रवेश परीक्षा में उसका नंबर आ जाता है, और 23 जुलाई 2018 को आखिरकार उस सूरज तिवारी नाम के लड़के का जेएनयू में प्रवेश हो जाता है, और वो रशियन भाषा में उसका बीए में एडमिशन होता है, और वो लगातार पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा था। एक दिन प्रकाश फिर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रकाश दरअसल उसे जेएनयू की यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी में लेके जाते हैं, और लाइब्रेरी में 9 मंजिला लाइब्रेरी होती है, और उस लाइब्रेरी में किताबें थीं, बहुत सारे लड़के लड़कियां उसमें पढ़ रहे थे। तभी उस सूरज तिवारी ने एक किसी से पूछा कि तुम बहुत पढ़ते हो, मैंने अक्सर तुम्हें इस लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा है। तभी उसने कहा कि स्टूडेंट ने कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। जैसे उसने कहा कि कैसे बनते हैं बड़े अधिकारी, उसने कहा कि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। सूरज तिवारी के पास सिर्फ और कुछ काम था नहीं, और सूरज तिवारी ने सोच लिया कि मुझे अब पढ़ाई करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अब सूरज तिवारी ने लगभग 18 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दिया, और साल 2021 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, साथ ही 2022 में भी एग्ज़ाम दिया। पहले ही प्री में भी पास हो जाता है, मेंस में भी पास हो जाता है, अब नंबर आता है इंटरव्यू का। लेकिन इंटरव्यू से पहले पता चलता है कि उसने तब तक एमए में एडमिशन ले लिया था, वो भी रशियन भाषा में, और जेआरएफ का एग्ज़ाम था, और जेआरएफ का एग्ज़ाम वो क्लियर कर देता है। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से एक जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, यदि उसे कोई पास कर दे तो गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर महीने 37,000 रुपये उसे मिलेंगे अगले 2 साल तक। अब जैसे ही से ये खुशी मिलती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तभी उसका इंटरव्यू की तारीख आती है, और इंटरव्यू जब देने के लिए जाता है यूपीएससी का, तो इंटरव्यू में वो बैठता है, और व्हील चेयर पे ही वो गया हुआ था, और यूपीएससी में उस पर सवाल किया जाता है कि तुम स्पेशल कैटेगरी के हो, यानी कि जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में, कि तुम्हारे जो हाथ नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम एक स्पेशल कैटेगरी में आते हो, तो तुम अपने स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहोगे। उसने कहा सॉरी सर, मैं स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता, मैं अपना काम सब कुछ खुद करता हूँ, अब चाहे नहाना हो, कपड़े हो, किताबें हो, जो भी काम हो मैं खुद करता हूँ। इसलिए अगर बात कुछ करने की आएगी भविष्य में तो मैं यूनिवर्सल काम करूँगा, उसमें हैंडीकैप भी होंगे, उसमें हाथ पैर चलने वाले लोग भी होंगे। इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल था, बोर्ड था, उसको ये बात बहुत पसंद आती है, और उस लड़के को वो पास कर देते हैं। और जैसे ही उस लड़के को पास करते हैं, 23 मई 2023 को यूपीएससी का रिजल्ट आता है, और उसकी 970वीं रैंक होती है। साथ ही जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उसमें उसका देश में दूसरा स्थान होता है। और फिर वही लड़का अपने पापा को देर शाम फ़ोन करके कहता है कि पापा आप डीएम के पिताजी बन गए हैं। और जैसे ही उसके पिता ने ये बात सुनी, पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं। और उस लड़के ने ये करके दिखा दिया कि अगर किसी के हाथ पैर ना हो तब भी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है। आज उस लड़के को बड़े बड़े लोग सैल्यूट करते हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, चाहे वो अधिकारी हों, कोई भी हो, क्योंकि वो लड़का आईएएस ऑफिसर बन चुका है। जहाँ जहाँ भी उसकी पोस्टिंग रहेगी, यानी कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में उसकी पोस्टिंग रह सकती है, जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग रहेगी वहाँ वहाँ लोग उसको सैल्यूट करेंगे और उसकी काबिलियत की दाद देंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है,
जब जब आपको लगे कि आप ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं तो राजीव ये सूरज तिवारी को याद कर लेना और देख लेना कि सूरज तिवारी नाम के जैसा जो लड़का है वो कितने आगे तक बढ़ चुका है। दोस्तों जाते जाते आज राज हैं जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, साथ ही परमार लोधी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रेहान शेख हैं, राज बहादुर मौर्य, मोहम्मद अकरम, नितेश, मदन शाह, जहांगीर सिद्दीकी, बलकार सिंह, अब्दुल मोमीद, मनोज सहगल, रोहताश, विक्रम ठाकुर, तहसीन उमर, प्रेम यादव, गुड्डू नेगी, ऋषि भाटी, ब्रजेश कुमार, बंशराज। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।